हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू की नज़र में हम जीएस सेकंड का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं 2013 का। ठीक है, तो चलते हैं सीधे देखते हैं इस पे। और जिनको 2027 देना है दोस्तों, वो इस सीरीज को बिल्कुल मत छोड़ें। देखिए, ये सीरीज कोई भी जो भी सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज को आप अगर निरंतर देखते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। बस ये है कि दोस्तों, हमारे पास टीम छोटी है, तो हम थोड़ा सा वर्क जो है, बहुत सारी सीरीजें हमने शुरू तो कर दी, लेकिन उसको जो है बहुत सारी चीज़ें लाने में, क्योंकि हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको हम पहले ला रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है लाने का हमारा ध्येय है, लेकिन लाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे। बहुत सारे हिंदी साहित्य में भी काम हो रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर भी काम हो रहा है 1979 से। ठीक है, एक उस पर वीडियो मैंने डाल भी दिया था, क्योंकि उस पर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि उसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि 1979 से जो हमारे पास है वो इंग्लिश में है। अब उसमें भी कई सारी गलतियां हैं, जहां से हम पीडीएफ हमने ले रखी है, वो इंग्लिश में भी कई सारी गलतियां, तो उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप अगर सपोर्ट करते रहोगे तो ये सीरीजें बंद नहीं होंगी, क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, तो मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ा। और मेंटरशिप में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदी माध्यम के ही बच्चे होते हैं, और हिंदी माध्यम का रिजल्ट वैसे भी नीचे जा रहा है, तो उस पर भी काम करने के लिए हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो चलते हैं दोस्तों। खैर, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, लगता है सब कुछ आपको बता ही दूं, लेकिन ये है कि समय आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी रहता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम करना है आपके लिए। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों को देखते हैं। अब फिर भी आपको प्रश्न अगर किसी प्रकार का नहीं समझ में आता है, मैं तो यहाँ पर 100% समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर जो है आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर तक हमने डिस्कशन कर लिया था पेपर सेकंड का। अब ये 6 नंबर देखते हैं। बहुत आराम से दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं, बिल्कुल निर्भीक होकर के, बिल्कुल लोड न लेते हुए प्रश्नों को बहुत ही आराम से पढ़ोगे, क्योंकि अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हो। सीखने की प्रक्रिया में अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उस समय बहुत धीमे धीमे पढ़ा जाता है। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं उस चीज़ की, तो ऑटोमेटिक उसमें तीव्रता आ जाती है। ठीक है, तो चढ़ते पढ़ते हैं। अंतरराज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं, यहाँ देखिए संवैधानिक प्रक्रियाएं की बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लिया करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ संवैधानिक लिखा हुआ है तो कई बार स्टैचुरी लोगों के माइंड में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में जो बात की गई है, अनुच्छेद 263 की बात, यहाँ पर नदी जल विवाद की बात हो रही है, या ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, उसकी बात होती है। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही है। ठीक है, यहाँ तक तो उसने यूपीएससी के मतलब खूबी है कि यूपीएससी कोई भी बात लिखता है तो पहले पीछे की बातें लिख करके वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है एक तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन दे, आपको पढ़ते चलना है, समझते चलना है, बस धीमे से। अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हो, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेंगी कि नहीं इतना लंबा प्रश्न है, दिक्कत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, तो ऑटोमेटिक जब आप इन चीज़ों के बारे में तैयारी कर लोगे, तो ये चीज़ें आपके माइंड में सट से आएंगी, मतलब तेजी से आएंगी। ठीक है, तो फिर यहाँ तक कह रहा है असफल रही है। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है, विवेचना करनी। अब देखिए, ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में जो संवैधानिक प्रक्रियाएं रही हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही, मतलब समस्याओं को हल नहीं कर पाई, नदी जल विवादों को हल नहीं कर पाई हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जल विवाद को लेकर के होता रहता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश को लेकर के होता रहता है नदी जल विवाद, इस तरीके से रही, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, जबकि संविधान में संवैधानिक प्रक्रियाएं दी हुई हैं। तो क्या यह असफलता संरचनात्मक है, मतलब संविधान में जो प्रावधान किए हैं उनके संरचनात्मक प्रावधान में कोई समस्या है, यह उसकी प्रक्रियात्मक कोई उसकी प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता में कोई समस्या है, तो किसमें समस्या है, तो इसकी विवेचना करनी है आपको। ठीक है, तो इसको 200 शब्दों में लिखना है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, सही दिशा में आप प्रश्न केवल लिख के चले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ में आता है, जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं उसमें से कई सारे बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ में आता, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप प्रश्न को समझना ही सीख गए तो आप समझ लीजिए 50% यात्रा आपने कवर कर ली। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है और लिखना आ गया है, प्रश्न की दिशा में आपने अगर लिख दिया तो आपका श्योर मैं बोल रहा हूं कि आपको नौकरी पक्की है, आपकी नौकरी तो लगनी है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 13वें वित्त आयोग। अब देखिए, उस समय चल रहा था 2013 का क्वेश्चन है, तो 13वें वित्त आयोग के बारे में पूछ लिया। इस समय कौन सा चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वें वित्त आयोग के बारे में घुमा के पूछ लेगा। तो आपको करंट अफेयर में अपडेट रहना। अब यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो आपको सीखने को क्या मिला, आपको यहाँ से सीखने को मिला कि हमको वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, 13वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं। अब वहां पर 13वें वित्त आयोग में जो अनुशंसाएं दी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। करंट अफेयर आपको अपडेट करना है, आपको विजन आईएएस की करंट अफेयर के बारे में मैंने बताया ही है, आपको पढ़ना ही है। ठीक है,
तो 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए। जो स्थानीय शासन, आपकी लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेज, मतलब कि स्थानीय शासन की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से कितना भिन्न। अब ये कि पिछले आयोग जो रहे हैं उनसे किस प्रकार 13वां वित्त आयोग भिन्न है, किसके लिए, स्थानीय शासन की वित्त व्यवस्था के लिए। अब आपको 16वें वित्त आयोग के बारे में मान लो आगे, इसमें कोई नए प्रावधान है तो वो भी अगर करंट अफेयर में चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर आपको सीखने को मिला। अब ये प्रश्न की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अब इसको यहाँ पर 16वां वित्त आयोग लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यही प्रश्न अगर हम मॉडल आंसर के रूप में, मॉडल क्वेश्चन के रूप में बना दें और आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यही चीजें होती हैं, ऐसे ही आ जाता है। कई बार कोचिंग के प्रश्न फंस जाते हैं, उसका कारण यही है कि इस तरह से फ्रेमिंग करते हैं। ऐसे यूपीएससी भी जब प्रश्न बनाता है, यूपीएससी के मेंबर्स जो पेपर सेटर होता है वो प्रश्न बनाता है तो पिछले साल के पेपर्स को जरूर देखता है। इसीलिए मैंने जो है प्रीलिम्स के लिए 1979 से प्रश्न उठाया, क्योंकि उसके ऑप्शन उठा कर यूपीएससी घुमा कर प्रश्न वर्तमान संदर्भ में कोई चीज चल रही होती है उससे जोड़ के बना देता है। तो इसीलिए मैंने प्रीलिम्स का ही उठाया और ये बेड़ा मैंने ले लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। इस एक तरीके से 2027 में मेरे हिंदी माध्यम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक बच्चे सिलेक्ट कराना है मुझे। ये बस मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलते रहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को करना है 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में अगर आप कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। कोई नई चीज़ अगर 16वें वित्त आयोग में जोड़ी गई है उसको भी आप करना है, जैसे नई चीज़ जोड़ी गई है जीडीपी में योगदान राज्यों का, इस तरीके से कोई नई चीज़ अगर है तो यूपीएससी मेंस में बना सकता है। तो आपको पढ़ते रहना है, प्रश्नों को समझते रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या कर रहा है, वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनी, अब दोनों की बात कर रहा है। वित्तीय संस्थाएं या बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों, ठीक है, या सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन का मतलब ओवरलैपिंग यहां पर बोल रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उत्पन्न परस्पर व्यापन है सेबी व इरडा, आपको इरडा के बारे में पता होना चाहिए, किसी को पता हो इरडा के बारे में तो बताइए मुझे कमेंट करके, नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया, औचित्य सिद्ध कीजिए, मतलब जस्टिफाई करना है आपको। कुल मिला के आपको पता है कि जो सेवी जो सेवाएं देता है और इरडा जो सेवाएं देता है दोनों में ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग होती है तो दोनों अभिकरणों को एक साथ अगर मिला दिया जाए, क्योंकि उनकी दोनों की सेवाएं एक जैसी हैं, दोनों के उत्पादों और सेवाओं जो सेवाएं होती है एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या संभावना बन सकेंगी, ठीक है। तो इसके लिए जस्टिफाई करना है, तो इस प्रश्न को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना की संकल्पना भारत में लगभग 1 शताब्दी पुरानी है। अब ये पूरी यूपीएससी बात पूरी खाका लिखता है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा प्रश्न है समझ में नहीं आया। ये प्रश्न देखिए, आधा प्रश्न तो केवल आपकी बात लिख रहा है, एक वो पूरी कहानी लिखे दे रहा है, ठीक है। अब लोगों को यही नहीं, अब पूछेगा प्रश्न कहां पर, इस चीज प्रश्न जहां से पूछ रहा है वो आपको ये देखना है। यहाँ क्या कह रहा है, माध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग 1 शताब्दी पुरानी, मतलब कि 100 साल पुरानी है, जिसका आरंभ स्वतंत्रता पूर्व भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था, ठीक है। ऐसी बात बोल रहा है, हमें नहीं पता कि शुरू किया गया था नहीं किया गया था, लेकिन अगर बोल रहा है यूपीएससी तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन पिछले 2 दशकों मतलब 20 सालों में, 20 सालों से अधिकांश, 2013 का प्रश्न है इसलिए पिछले 20 सालों मतलब 1997-98 से और पीछे का उठा लो, 90 से के आसपास से, ठीक है। पिछले 2 दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है, मतलब फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के आसपास या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय फिर से इसको किया जा रहा था। इसके दोहरे उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए, इसकी नवीनतम आदेशों के बारे में पता होना चाहिए और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण करना। अब देखिए 2013 में इस समय ये करंट अफेयर में चल रहा था, ये चीजें चलती रहती हैं, तो यूपीएससी ऐसे घुमाकर प्रश्न लिख देता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो आता है वही लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है, उसके दोहरे उद्देश्य बताइए, आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। नवीनतम आदेश कोई आए हो तो उसको बताना है, ठीक है। और सफलता, इस कहां तक ये योजना सफल रही है उसके बारे में भी आपको लिखना है, उसके समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब आप इसके कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव ज्यादा निगेटिव कम लिखते हुए, क्योंकि सरकार की योजना है तो हमें पॉजिटिव ही चीजें बतानी पड़ेंगी, तो बताते हुए इस प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। परीक्षण करना है तो इसको करिए, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है, प्रभावक समूह या इसको हम दबाव समूह कह सकते हैं। दबाव समूह, इसको मैंने जो है गवर्नेंस के प्रश्न में कराया भी हुआ है, आप जाकर के इसको देख सकते हो। तो प्रभावक समूह राजनीति को कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक मुख पृष्ठ माना जाता है। प्रभावक समूह राजनीति को कभी कभी राजनीति का औपचारिक नहीं, औपचारिक तो सरकार के अंदर रहकर काम करता है, अनौपचारिक मतलब बाहर से रहकर काम करता है, मुख पृष्ठ माना जाता है। उपरोक्त के संबंध में भारत में दबाव समूह की संरचना, अब दबाव समूह की संरचना व कार्य प्रणाली का आकलन करिए। अब देखिए दबाव समूह आपको पता है, जैसे मान लीजिए सरकार है तो सरकार के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, वो एक समूह हो गया। एक बाहर से काम करके दबाव डालते हैं कि सरकार, मान लो किसान यूनियन है तो किसान यूनियन जो बाहर से दबाव डाल के काम कराएगी, ठीक है।
तो एक तरीके से वो बाहर से जो दबाव डालते हैं कि सरकार मान लो किसानों की योजनाओं के बारे में या किसानों के हित के बारे में बाहर से सरकार से कहे कि ये योजना बनाइए, ये योजना, मान लो कि प्रधानमंत्री की बात करनी तो आपको प्रधानमंत्री किसान यूनियन के अध्यक्ष से बात करेगा, अध्यक्ष किसानों की बात उठा करके रखेगा। अब दोनों बीच में बात होगी, अब ये कोई योजना प्रधानमंत्री लेकर के चले आएंगे या कोई वित्त मंत्री लेकर आ जाएगा, सरकार एमएसपी से संबंधित मान लो कोई योजना है ना, इस तरह से कोई भी योजना लेकर के सरकार अपने तरीके से योजना बनाकर, तो ये बाहर से दबाव डालते हैं सरकार को काम करने के लिए। तो दबाव समूह जो होते हैं उनके आपको संरचना बतानी है और कार्यप्रणाली बनानी है, ठीक है। तो ये चर्चा में जब चलती है तभी यूपीएससी पूछता है, तो इनको जो है आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो यही चीज़ हो गई, बाकी आपको जो है टॉपिक्स भी बताए दे रहे हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो किसी प्रश्न को लेकर के कहीं पर भी, तो आप हमें बताइए, उसका जो है उसका समाधान हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बोलने में जो है भाषा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो माफ़ करना, ठीक है। यहाँ क्या क्या बोल रहा है, ये पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है अंतर्राज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं बतानी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 263 है, अनुच्छेद 263 के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स के बारे में पता होना चाहिए, एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। एनजीटी तो खैर थोड़ा सा अलग भी, लेकिन जोड़ सकते हो आप उसको, ठीक है। वित्त आयोग आपको पता होना चाहिए, तो लेटेस्ट अभी वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। 15 वित्त आयोग से तुलना करके पढ़िए, कोई नई चीज़ हो तो उससे तुलना करके पढ़ोगे तो आपको तुलनात्मक जब आप अध्ययन करते हो तो प्रश्नों को करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यूपीएससी भी उसी तरह से पूछने की कोशिश करता है। फिर क्या कह रहा है, नियामक अभिकरणों के विलय से होने वाले लाभ, इरडा और सेबी को देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आपका मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में प्रभावक समूह की संरचना व कार्यप्रणाली के बारे में भी पता होनी चाहिए, एक तरीके दबाव समूह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी मिड डे मील योजना चौथे पार्ट में लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, अगला पार्ट जो है कल लेकर के आएंगे। पार्ट बने हुए हैं, आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए तीसरा पार्ट बना हुआ है, ये प्रश्न भी है, ठीक है। सारे पार्ट बने हुए हैं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। चौथा पार्ट भी देखिए बना हुआ है। तो बस ये है कि समय नहीं होता है तो लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। इसका 5वां पार्ट भी बना हुआ है, तो एक तरीके से पूरे प्रश्न बने हुए हैं। बस ये है कि समय थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि और भी जो महत्वपूर्ण, अभी आज तो दिन भर जो हिंदी साहित्य में ही लगे रहे, ठीक है। तो काम करना है दोस्तों, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।